नमस्कार आप सबको, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी कक्षा 12वीं के इतिहास का 11th चैप्टर, जो कि है विद्रोही और राज। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसके माध्यम से ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस एंड फर्दर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट nimcrisscrossclasses.in। यहाँ पर जाकर आप सारा का सारा कंटेंट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारा क्रिस क्रॉस क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट आसानी से मिल जाएगा। तो अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुख्य बिंदु जो हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ तक जो मुख्य बिंदु हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले पार्ट में। और यहाँ पर जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सामूहिक रूप से ही डिस्कस कर लिया। विद्रोह नेता उदा यहाँ पे उदाहरण के लिए, विद्रोह के नेतृत्व के लिए विद्रोह पुराने नेताओं के पास क्यों गए, ये अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। अवध में विद्रोह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा क्यों किया, अंग्रेजी राज और अवध, संचार के साधन, विद्रोही क्या चाहते थे, इश्तिहार और घोषणा, लोग विद्रोह में शामिल क्यों हुए, नए शासन की स्थापना, अंग्रेजी शासन का पलटवार, साथ ही साथ मार्शल लॉ और दिल्ली पर आक्रमण, जिसके बाद दिल्ली में ये जो यहाँ पे भारत में पूरी तरह से जो विद्रोह चल रहा था, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। और आप बोल सकते हो कि विद्रोह की समाप्ति हो गई कब, 1858 में। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे विद्रोह और नेता के बारे में। धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे देश में फैलने लगा। सभी विद्रोहियों ने इस विद्रोह को पूरे देश में फैलाने के लिए एक अच्छे संगठन का निर्माण किया। ऐसे लोगों को अपना नेता बनाया जो अंग्रेजों से पहले मुख्य नेता हुआ करते थे। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर जो विद्रोह चल रहा था, इस विद्रोह को चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि काफी ताकतवर हो, उसके पास पावर हो और सत्ता में भी वो पहले बना रहा हो। क्योंकि यहाँ पे विद्रोह जो है वो ऐसे ही नहीं आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो इसका नेतृत्व करेगा। जैसे हमने ऊपर पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो बगावत हो रही थी, जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह के अंतर्गत यहाँ पे विद्रोही जो थे वो दिल्ली में पहुंचे। वहां पर बहादुर शाह जफर से गुहार लगाई कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व करो, और उन्होंने हामी भर दी, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें, दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता बनाया गया। कानपुर में नाना साहब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, फिर विद्रोह को संभाला। अवध में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। कई क्षेत्रों में कुछ स्थानीय नेता भी सामने आए, जिन्होंने विद्रोह में आसपास के लोगों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैलता हुआ चला गया। अब जैसे हम बात करें कि यहाँ पे विद्रोही जो थे वो नेतृत्व के लिए पुराने नेताओं के पास क्यों गए, क्योंकि उनकी अच्छी छवि थी, लोग उनका सम्मान करते थे। अब यहाँ पे जब लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पर ये राजा या फिर इस नेता द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत उन लोगों के मन में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जोश आने लग जाएगा। उन लोगों के पास अनुभव था और नेतृत्व की क्षमता भी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विद्रोही थे उन्होंने इन लोगों को या फिर पुराने नेताओं को इसलिए चुना कि ये जो विद्रोह था, उनको आशा थी कि इनके नेतृत्व में ये विद्रोह जो है वो काफी आगे बढ़ेगा। अवध में विद्रोह थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूरे देश में सबसे गंभीर और सबसे बड़ा विद्रोह हमारे को अवध में देखने को मिलता है। 1801 में अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि थापी गई, ये अवध है। इसके अंतर्गत अवध की सेना को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने अवध में अपनी सेना को स्थापित किया और पूरा सैन्य नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर दो नीति अपनाई गई। एक सहायक संधि थोप दी गई यहाँ पर अवध पर, और एक हड़प नीति थी। हड़प नीति के अंतर्गत किसी भी राजा को ये अनुमति नहीं थी कि वो दत्तक पुत्र अपने साथ ले, या फिर अगर हम बात करें दत्तक पुत्र मतलब अडॉप्ट करे किसी भी चाइल्ड को। अगर किसी भी राजा का कोई भी पुत्र नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद सारी संपत्ति जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। ये क्या थी, हड़प नीति थी। सहायक संधि का मतलब है यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, अवध में अपनी सेना को स्थापित कर दिया। सेना जो रहेगी वो अंग्रेजों की रहेगी, लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेना उनके साथ रहने के साथ ऐसा नहीं है कि सेना का खर्चा जो है अंग्रेज उठाएंगे, नहीं। यहाँ पे सेना का खर्चा उसी राजा द्वारा उठाया जाएगा जो कि वहां पर शासन कर रहे हैं। मतलब नवाब वाजिद अली शाह अवध पर शासन कर रहे थे, और उन्हीं को उनका खर्चा भी उठाना था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया, और 1856 में वहां नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर हटा दिया कि ये ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहे हैं, और सामान्य जनता जो है इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या था, बिल्कुल उल्टा था। लोग इनसे बहुत ज्यादा खुश थे, शासन भी अच्छा कर रहे थे। जैसे अगर हम बात करें कि जब ये अवध छोड़ के जा रहे थे, तो ऐसा मानो कि जो शरीर से आत्मा निकल के जा रही है। मतलब आप बोलो कि शरीर जो बेजान हो जा रहा है। जिस तरह से अवध से नवाब वाजिद अली शाह जा रहे थे, वो जो अवध था
उसमें से मानो एक जान निकल के चली गई। परंतु ये बात बिल्कुल गलत थी। नवाब वाजिद अली शाह एक अत्यंत लोकप्रिय नवाब थे और सामान्य जनता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जबरदस्ती अवध पर कब्जा किए जाने के कारण अवध के लगभग सभी लोग बहुत नाराज थे। जब नवाब अवध से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते हुए कानपुर तक उनके पीछे पीछे तक गए। कई लेखकों ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि नवाब के जाने के बाद देश से जान जा चुकी है और शहर पूरी तरह से बेजान हो गया है। तो ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा उनसे खुश भी थी, बहुत ज़्यादा पसंद भी करती थी। लेकिन अंग्रेजों द्वारा ये बोल के हटाया गया कि यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह जो है वो ठीक से शासन नहीं कर रहे और आम जनता जो है इनसे नाखुश है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा क्यों किया। अंग्रेज भारत में केवल लाभ कमाने के लिए आए थे, सबको पता है। उस दौर में अवध की मिट्टी नील और कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने अवध पर अधिग्रहण किया ताकि वह वहां पर नील और कपास की खेती करवाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सके, क्योंकि यहाँ पे खेती ज्यादा होगी तो उनको कर ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र को उत्तरी भारत के सबसे बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था, जिस वजह से अंग्रेजों ने अवध पर क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। अंग्रेजी राज और अवध के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अंग्रेजों के जबरदस्ती अवध पर अधिग्रहण करने के कारण अवध में स्थिति बहुत खराब हो गई। अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। नवाब को हटाए जाने के बाद दरबार में उपस्थित संगीतकार, कारीगर, बावर्ची और कर्मचारी आदि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। मान लो अगर किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जो खर्चा है उसका बॉस उठा रहा है। तो यहाँ पे क्या था कि नवाब वाजिद अली शाह के अधीन जो भी व्यक्ति काम कर रहे थे वो तो हो गए बेरोजगार। अब वो अपनी स्थिति कैसे सही करेंगे, मतलब उनके पास कोई कार्य नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा को गद्दी से हटाए जाने के बाद दरबार को समाप्त कर दिया गया, जिस वजह से ये सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए। अंग्रेजी शासन के अंदर तालुकदारों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या हुआ करता था, ये राजा, ये तालुकदार, यहाँ पे अगर हम किसान के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या था, राजा जो था वो तालुकदार के ऊपर डिपेंड होता था। तालुकदार जो है कर इकट्ठा करेगा किससे, किसान से, और वापस वो कर दे देगा किसको, राजा को। राइट। तो यहाँ पर क्या था कि तालुकदारों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तालुकदार वह व्यक्ति हुआ करते थे जो मुगल शासन के दौरान किसानों से कर वसूला करते थे। अवध पर अंग्रेजों के अधिग्रहण के बाद इन तालुकदारों को हटा दिया गया, इनके सभी किले गिरा दिए गए और इनकी सेना को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब अब इनकी खुद की सेना नहीं थी, जो सेना थी वो अंग्रेजों की सेना थी। अब यहाँ पे अंग्रेजों की सेना जो थी वो राजा के खर्चे से चल रही थी, ना कि अंग्रेजों के खर्चे से। अंग्रेजी शासन ने सोचा कि तालुकदारों को हटाकर जमीन सीधा किसानों को सौंप दी जाएगी, जिससे किसानों का शोषण में कमी आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि पहले तालुकदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था, अब यहाँ पे अंग्रेजी शासन द्वारा किया जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन के दौरान किसानों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगाया था, जिसे चुका पाना किसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आप चाहे फसल बर्बाद हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, आपकी फसल अच्छी ना हो, फसल बर्बाद हो जाए, आपको किसी भी हाल में कर चुकाना ही पड़ता था। वो कर की बिल्कुल भी माफी नहीं देते थे। इस वजह से पहले किसानों का शोषण तालुकदारों द्वारा किया गया और अब अंग्रेज किसानों का और भी ज्यादा शोषण करने लगे, जिससे किसानों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अवध के सिपाही भी अंग्रेजों के व्यवहार के कारण उनसे नाराज थे और उन्होंने भी 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस विद्रोह में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी तालुकदार भी इस नेतृत्व में नवाब की पत्नी के साथ शामिल हो गए। सामान्य जनता ने भी इस विद्रोह में भाग लिया और धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ता हुआ चला गया। अब यहाँ पे विद्रोह में जगह जगह विद्रोह हुआ। अब ये आपस में संचार कैसे कर रहे थे, मतलब कब इस विद्रोह को नेक्स्ट स्टेप देना है, कब इस विद्रोह को आगे बढ़ाना है, ये इन्होंने कैसे किया। 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ और ऐसे बड़े विद्रोह में संचार की अहम भूमिका थी। विद्रोह में संचार से मतलब है कि किस तरीके से विद्रोहियों ने एक जगह से दूसरी जगह विद्रोह से जुड़ी खबरें पहुंचाई और तालमेल बैठाया। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुए विद्रोह की तारीखों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, वैसे वैसे विद्रोह आगे बढ़ता हुआ चला गया। विद्रोह की जानकारी देने के लिए कई जगह पर शाम को तोप का गोला दागा गया और कई जगह पर बिगुल बजाकर विद्रोह की शुरुआत भी की गई। कई क्षेत्रों में घुड़सवार एक जगह से दूसरी जगह जाकर विद्रोह से जुड़े संदेश पहुंचाया करते थे। इन्हीं सब तरीकों से पूरे देश में विद्रोह की खबर फैल गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था वो विद्रोही चाहते क्या थे। 1857 के विद्रोह के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें अंग्रेजी दस्तावेज से पता चलती है। इन दस्तावेजों को अंग्रेज अफसरों द्वारा बनाया गया था।
इसी वजह से इन दस्तावेजों के द्वारा अंग्रेजी लोगों की सोच के बारे में भी पता चलता है। विद्रोहियों की मांग के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे को नहीं मिलती है। 1857 के विद्रोह में शामिल ज्यादातर विद्रोही आम लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उनकी मांगों के बारे में जानकारी का अभाव है। अगर यहाँ पे पढ़े लिखे होते तो सिंपल सी बात है कि वो लेटर लिखते या फिर कहीं पे भी वो लिखते कि उनकी मांग क्या है, जिससे क्या होता कि आज हमारे को पूरी तरह से जानकारी मिल जाती कि यहाँ पर ये विद्रोही जो थे वो क्या चाहते थे। उनसे जुड़े कुछ इश्तेहार और कुछ घोषणाएं ही उपलब्ध हैं जो लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई थी। इन इश्तेहार और घोषणाओं के आधार पर विद्रोह में शामिल लोगों की सोच और मांगों के बारे में पता चलता है। इश्तेहार और घोषणा मुख्य रूप से सभी इश्तेहार और घोषणाएं मुस्लिम नवाबों के नाम से जारी की गई थी। इन सभी घोषणाओं में मतभेद को समाप्त करते हुए सभी धर्म के लोगों से शामिल होने की अपील की गई। 1857 की क्रांति को आज़ादी के युद्ध के रूप में पेश करने का प्रयत्न किया गया। फिर आप बोलो कि ये जो क्रांति थी ये इसलिए की गई कि यहाँ पर ये दिखाया गया कि अब हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाएगा। इन सभी इश्तिहारों और घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करना था। लोग विद्रोह में शामिल किए हुए सभी विद्रोहियों ने अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती विदेशी रियासतों पर कब्जा करने की आलोचना की। लोग नाराज थे क्योंकि अंग्रेजों द्वारा विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाने के कारण देश में व्यापारी की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। लोगों का मानना था कि अंग्रेजी भारतीय रीति रिवाजों को खत्म करके ईसाई धर्म को भारत में लाना चाहते हैं। लोग इसलिए भी अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि अंग्रेजों ने भूस्वामियों से उनकी निजी भूमि छीन कर, मतलब क्या थी, उनकी जो भूमि थी वो उनसे छीन ली और वो भूमि जो थी वो किसानों को डायरेक्टली दे दी। अब ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया, राजस्व व्यवस्था को लागू कर दिया, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन्हीं सब की वजह से लोग अफवाहों पर भी विश्वास करने लग गए। अब क्या हुआ, एक नए शासन की स्थापना हुई। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कई हद तक ये जो विद्रोह था वो सफल होने वाला था और जिसकी वजह से कई जगह पर क्या हुआ, नए शासन की स्थापना की गई। जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के बिखर जाने के बाद विद्रोहियों ने नए शासन की स्थापना की। यहाँ के नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति के अनुसार अलग अलग पदों पर लोगों की नियुक्ति की। भू राजस्व की व्याख्या बनाई ताकि सैनिकों का वेतन दिया जा सके। सभी प्रकार की लूटपाट और लड़ाई दंगों को रोकने के आदेश दिए गए, परंतु यह व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लोग हैं पूरी तरह से ये इस तरह से डिपेंड हो चुके थे कि विद्रोह लगभग सफल हो गया और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी नई शासन व्यवस्था जो है वो लागू कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा पलटवार किया गया। धीरे धीरे उत्तरी भारत में अंग्रेजी शासन बिखरने लगा और इसे देखते हुए अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए योजना बनाई। फौजियों की टुकड़ी को उत्तरी भारत से के क्षेत्रों में भेजने से पहले अंग्रेजों ने एक नया कानून जारी किया जिसे मार्शल लॉ कहा गया। इस लॉ के तहत अंग्रेजी प्रशासन ने अंग्रेजी फौजियों, अफसरों और सामान्य अंग्रेजी लोगों को ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। अब जिन पर शक था, ऐसा नहीं था कि उनको जेल में डाल दिया जाए। इस विद्रोह की एक ही सजा थी, वो थी सजाए मौत। ये था हमारा मार्शल लॉ। दिल्ली पे आक्रमण हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दो तरफ से आक्रमण किया। पहली सेना टुकड़ी को पंजाब से दिल्ली की तरफ भेजा गया, दूसरी सेना को कोलकाता से दिल्ली की ओर भेजा गया, क्योंकि यहाँ पर जो नेता थे, सबसे प्रमुख जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो बहादुर शाह जफर को हराना सबसे मेन कार्य था उनका। दोनों ही पक्षों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। इस बार अंग्रेजों की लड़ाई केवल फौजियों से नहीं थी, बल्कि सामान्य लोग भी अंग्रेजों के विरोध में उतर चुके थे। कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी इस विद्रोह में शामिल हो चुके थे। लंबी लड़ाई के बाद 1858 के मार्च में अंग्रेजों ने फिर से क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो आप बोल सकते हो इस प्रकार यहाँ पे विद्रोह जो था वो समाप्त हो गया और यहाँ पे ये जो विद्रोह था वो पूरी तरह से दब गया। हमारा देश लगभग आजाद होते होते रह गया, हो जाता, लेकिन यहाँ पे मार्शल लॉ लागू किया गया। दिल्ली पर दो तरफ से आक्रमण किया गया, जिसकी वजह से ये आक्रमण की वजह से ये विद्रोह दब गया। बहादुर शाह जफर हार गए और विद्रोह समाप्त हो गया। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। लाइक दिस वीडियो टू मोटिवेट अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।